हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ राष्ट्रकूट वंश। देखिए, राष्ट्रकूट वंश जो है यानी दक्षिण भारत का जो साम्राज्य जो है, ये कहीं ना कहीं आपका परीक्षा का नजर से देखा जाए तो अत्यधिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि देखिए, इससे पहले जिन जिन साम्राज्य का स्थापना होता है वो आपका उत्तर भारत में होता है। विशेषकर देखा गया आपका मौर्य डायनेस्टी और गुप्त डायनेस्टी। जिस तरह से आप जानते हैं, मौर्य डायनेस्टी जो है, मौर्य डायनेस्टी का जो पीरियड है लगभग 135 वर्ष तक रहता है, और वहीं गुप्त डायनेस्टी का पीरियड देखा गया तो लगभग 300 वर्ष तक रहता है। इसके पश्चात ये देखा गया कि दक्षिण भारत में कई वंशों की स्थापना होता है, जिसमें से आपका पल्लव वंश, चंदेल वंश, चोल वंश और आपका राष्ट्रकूट वंश जो है प्रमुख है। तो मैं ऑलरेडी आपका पल्लव वंश से संबंधित में ऑलरेडी एक सेशन कर चुका हूं। मैं चाहूंगा कि आप उसे जाकर देख लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको सिस्टमेटिक तरीके से आप घटनाओं को समझ पाएंगे। और इतिहास को देखिए, यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से समझते हैं या पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है आपके लिए इतिहास अत्यधिक इजी सब्जेक्ट बन जाता है। और यदि सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ते हैं यानी लिंक नहीं रहता है एक दूसरे के साथ, तो कहीं ना कहीं इतिहास आपके लिए कठिन सब्जेक्ट बन जाता है। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, जिस तरह से हम जानते हैं कि दक्षिण भारत में कई वंशों की स्थापना होता है, जिसमें से आपका देखा जाए दक्षिण भारत के वंशों में दक्षिण भारत का साम्राज्य। तो दक्षिण भारत का साम्राज्य देखा जाए तो मूल रूप से 4 साम्राज्य थे दक्षिण भारत में, जिसमें से पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चंदेली वंश और चोल वंश क्या थे, प्रमुख थे। ठीक है, ये देखिए, मैं पल्लव वंश से संबंधित तो मैं ऑलरेडी क्लास कर चुका हूं, इसलिए इस पर डिस्कस करना मेरे समय का बर्बादी करना होगा। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपका राष्ट्रकूट वंश। तो देखा गया राष्ट्रकूट वंश कब से कब तक शासन करते हैं राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश आपका 735 ईस्वी से 982 ईस्वी तक क्या करते हैं, शासन करते हैं। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश। अब ये प्रश्न उठता है कि राष्ट्रकूट एक्चुअली में ये थे कौन। ठीक है, तो राष्ट्रकूट जो थे, देखिए, बादामी के चालुक्य वंश का सामंत थे। ठीक है, राष्ट्रकूट कौन थे आपका, बादामी के चालुक्य वंश का सामंत थे। देखिए, सामंत तो मैं ऑलरेडी पहले से आपको कई बार बता चुका हूं। सामंत कहने का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए ये चालुक्य वंश था, ये चालुक्य वंश है आपका, तो ये जो राष्ट्रकूट जो वंश वाले जो थे, ये संभवतः तो यहाँ पर रहते होंगे। ठीक है, जो कि आगे जाकर एक अपना वंश की स्थापना करते हैं, जिसे आपका राष्ट्रकूट वंश से जाना गया है। यानी ये आपका चंदेली चालुक्य वंश होगा, ये आपका चालुक्य वंश हो जाएगा।
ये आपका चालुक्य वंश, और ये जो रेड वाले हो जाएंगे ये आपका क्या हो जाएंगे, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, अब ये प्रश्न उठता है कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित जो तत्वों की जानकारी हमें प्राप्त हुआ है तो कहां से हुआ है। ठीक है, तो देखिए इनके बारे में हमें कहां से प्राप्त होता है, इनके बारे में इतिहास में देखा जाए तो इनका 3 स्रोत माना गया है। पहला नंबर राधनपुर के अभिलेख में इन्हें क्या कहा गया है, सात्विक कहा गया है। ठीक है, यही अशोक का अभिलेख में इन्हें क्या बताया गया है, रथिक बताया गया है। और अरब प्रवासी जब भारत में आते हैं तो ये राष्ट्रकूट को क्या माने थे, तब क्या कहकर पुकारे थे, तो इन्हें बलहर करके पुकारे थे। अरब शासकों ने राष्ट्रकूट वंश को बलहर कहकर पुकारे थे। ठीक है, इस हिसाब से देख रहे हैं, इतिहास में देखा जाए तो ये 3 स्रोत हैं जिनके जरिए हम ये जानते हैं कि हाँ एक समय में राष्ट्रकूट वंश था। ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश देखिए आपका 735 से लेकर 982 ईस्वी तक क्या करते हैं, शासन करते हैं। इसका संस्थापक देखा गया तो संस्थापक कौन थे, इसका संस्थापक जो थे तो संस्थापक थे इसका दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग जो है कब से कब तक शासन करते हैं, तो 756 ईस्वी से 774 ईस्वी तक क्या करते हैं, शासन करते हैं। ठीक है, इनका राजधानी कहां था, जाहिर सी बात है राजधानी पूछा जा सकता है परीक्षा में आपको। तो इनका राजधानी जो था आपका मान्य खेत था। कहां था आपका, मान्य खेत था। ठीक है, देखिए राष्ट्रकूट वंश में कई प्रसिद्ध शासक हुए हैं। ठीक है, तो उनके बारे में भी जानना अत्यंत आवश्यक बन जाता है, तो उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। और 7 हम यहाँ 7 शासकों के बारे में बताएंगे। ठीक है, जो उनकी राष्ट्रकूट वंश का प्रसिद्ध शासक थे। तो पहला थे आपका कृष्ण प्रथम। ठीक है, तो कृष्ण प्रथम जो है कब से कब तक शासन करते हैं आपका, तो 758 से लेकर 773 ईस्वी तक। ठीक है, कृष्ण प्रथम शासन करते हैं। दूसरा है आपका ध्रुव। तो ध्रुव जो है कब से कब तक शासन करते हैं आपका, तो 780 ईस्वी से आपका 793 ईस्वी तक ध्रुव शासन करते हैं। इसके पश्चात आते हैं आपका, कौन आते हैं, गोविंद तृतीय सॉरी। ठीक है, तो गोविंद तृतीय जो है कब से कब तक शासन करते हैं आपका, 773 से लेकर 780 ईस्वी तक। ठीक है,
इसके पश्चात आते हैं आपका अमोद वर्ष। अमोद वर्ष, अमोद वर्ष कब से कब तक शासन करते हैं आपका 814 ईस्वी से लेकर 878 ईस्वी तक। ठीक है, इसके पश्चात आपका आते हैं अमोद वर्ष के पश्चात कृष्णा द्वितीय आते हैं। कृष्णा द्वितीय दो लिख दिया हूं, कृष्णा द्वितीय का मतलब ये दो। ठीक है, तो ये कब तक से कब तक शासन करते हैं आपका, ये आपका शासन करते हैं 914 ईस्वी से आपका 927 ईस्वी तक। ठीक है, इसके पश्चात आते हैं आपका इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय, देखिए ये 3 दाग दे दिया हूं, मतलब आप समझ लीजिएगा, मैं 3 लिख दिया हूं, यानी इंद्र तृतीय। मैं वर्ड में नहीं लिख रहा हूं। तो इंद्र तृतीय जो है आपका 878 ईस्वी से आपका 914 ईस्वी तक क्या करते हैं, शासन करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात आता है जो कि राष्ट्रकूट वंश का सबसे अंतिम शासक। ठीक है, वो आते हैं आपका कौन, कृष्णा द्वितीय है। तो कृष्णा तृतीय भी आएंगे, कृष्णा तृतीय। ये कब से कब तक शासन करते हैं, तो 939 ईस्वी से 967 ईस्वी तक क्या करते हैं, शासन करते हैं। ठीक है, तो ये देखा गया इन शासकों को कई उपाधि से सम्मानित भी किया गया है। कभी कभी परीक्षा में आपको उपाधि से संबंधित प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो मैं चाहूंगा थोड़ा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, तो बेटर होगा। ठीक है, तो हम जाएंगे सर्वप्रथम आपका कृष्णा प्रथम से। कृष्णा प्रथम का देखिए उपाधि क्या क्या था, हम उपाधि पे चलते हैं। इनको किस किस उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो सुम तुम उपाधि से सम्मानित किया गया था। दूसरी तरफ इन्हें अकाल वर्ष भी कहा जाता था इन्हें। इनका उपलब्धियां क्या है, इनका उपलब्धियां देखा जाए, इनका उपलब्धियां देखिए क्या है। तो इन्होंने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर का निर्माण, अब एलोरा का कैलाश मंदिर जो है कहां पर है आपका, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। देखिए एलोरा का जो कैलाश मंदिर जो है आर्ट एंड शिल्प कला के नजर से देखा जाए तो अत्यधिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों बन जाता है कि क्योंकि ये एलोरा का जो कैलाश मंदिर जो है आपका एक भव्य पहाड़ था। भव्य पहाड़ को छेनी और हथौड़े के माध्यम से एक मंदिर का आकार दिया गया, यानी उसमें देखा गया कि जिन जिन भगवानों का आकृति बनाया गया या मंदिर का आकृति बनाया गया वो छेनी और हथौड़े का ही सहयोग से बनाया गया, यानी पूरा मंदिर ही एक भव्य शिला था। ठीक है, तो दूसरी तरफ हम चलते हैं ध्रुव के बारे में। देखिए ध्रुव के बारे में मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं अभी। तो ध्रुव को कई उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो इनका उपाधि था आपका ध्रुव को किन किन उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो इन्हें कवि,
कवि वल्लभ, ठीक है, कवि वल्लभ या धारावर्ष या निरुपम उपाधि से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। जो कि देखा गया ये जो ध्रुव जो थे, ध्रुव को राष्ट्रकूट वंश का पहला प्रसिद्ध शासक माना गया है। शासक माना गया है। देखिए ये जो ध्रुव जो है, ध्रुव क्या करते हैं, आपका वत्सराज और धर्मपाल को क्या करते हैं, पराजित करते हैं। और पराजित कर कर पराजित करके क्या करते हैं, कन्नौज पर अपना अधिकार जमाते हैं। ठीक है, कहां अधिकार जमाते हैं, कन्नौज पर। तो ये जो कन्नौज पर जो अपना अधिकार जमाते हैं, ठीक है, तो ये देखा गया कि आपका दक्षिण भारत का यदि कोई शासक जो है, जो कि उत्तर भारत की ओर अपना साम्राज्य का विस्तार करता है, तो वो कौन थे, आपका ध्रुव थे। ठीक है, क्योंकि कन्नौज कहां था, देखिए कन्नौज जो था वर्तमान का आपका बिहार और यूपी वाला जो प्रांत जो है, वहीं पर आपका कन्नौज प्रांत था। ठीक है, तो इस हिसाब से यह देखा गया कि ध्रुव जो है आपका दक्षिण भारत का जो शासक थे, उसमें से एक ऐसे शासक है जो कि उत्तर भारत की ओर अपना साम्राज्य का क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। मैं चाहूंगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए जिस तरह से आप देखें कि हम लोग कृष्ण प्रथम के बारे में पढ़ लिए, ध्रुव के बारे में पढ़ लिए, लेकिन मैं इन शासकों के बारे में मैं नहीं मिटाया। क्यों नहीं मिटाया, क्योंकि देखिए मैं अभी दो चीज में नहीं मिटाया हूं। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि मैं कुछ भी नहीं मिटाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं क्यों नहीं मिटाया इसे, कि पहला नंबर आपको समझने में सुविधा होगा। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको इजी तरीका से पढ़ाया जाए। ठीक है, तो जिस तरह से हम कृष्ण प्रथम के बारे में हम लोग जाने, ठीक है, उस तरह से हम लोग ध्रुव के बारे में भी जान लिए, उन्हें किन किन उपाधियों से सम्मानित किया गया था, इनका उपलब्धियां क्या था, उनके बारे में हम लोग जाने। देखिए ध्रुव के बारे में जो हम लोग जाने, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये था एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण। ठीक है, परीक्षा में यहां से पूछा जाता है कि एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, और एलोरा का कैलाश मंदिर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। ये दो प्रश्न जो है आपका अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम के नजर से देखा जाए। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे गोविंद तृतीय के बारे में। ठीक है, देखिए अब तक हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए हम लोग, अब तक हम लोग देखिए कृष्ण प्रथम और ध्रुव के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि मैं इसे नहीं मिटाया हूं, तो इसे नहीं मिटाने के पीछे मेरे कारण यह है कि देखिए आप पूरी टॉपिक्स को बड़ी सरलता के साथ समझे। आप, मेरा उद्देश्य यही है कि आपको इजी तरीका से समझाऊं, भले वीडियो लंबा हो जाए, वो सेकेंडरी फैक्टर है मेरे लिए, है ना। हालांकि कुछ दर्शकों को लगता होगा कि शायद वीडियो लंबा होना उनके लिए एक समस्या क्रिएट करता होगा, खैर जो भी हो, लेकिन मैं वीडियो लंबा सही पर इजी में पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं इसे इसलिए नहीं मिटाया हूँ कि ताकि वो क्या हो सके, आपको समझने में इजी हो। तो अभी तक हम लोग क्या किए हैं, कृष्ण प्रथम तक पढ़ चुके हैं। दूसरा हम लोग ध्रुव के बारे में जान लिए। ध्रुव का सबसे बड़ा उपलब्धि ये था
कि उन्होंने एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, और एलोरा का कैलाश मंदिर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह है महाराष्ट्र में। अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं चलूंगा तृतीय, जो कि गोविंद तृतीय माने तीसरा शासक। ठीक है, ये चौथा शासक, ये पांचवा, ये छठा, और आखिरकार ये है सातवां शासक। ठीक है, तो अब हम गोविंद तृतीय के बारे में जानेंगे। तो गोविंद तृतीय को कई उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो देखिए हम लोग इनका उपाधि क्या है, पहले हम उनका उपाधि को जानते हैं। तो इन्हें प्रबुद्ध वर्ष कहा गया, इन्हें श्री वल्लभ कहा गया, इन्हें आपका पृथ्वी वल्लभ भी कहा गया। याद रहेगा, श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, प्रबुद्ध वर्ष। ठीक है, ऐसे भी याद रहेगा आपका। तो देखिए इनका उपलब्धियां यदि देखा जाए तो इनका उपलब्धियां ये है कि इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हैं। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष जो है उसमें क्या करते हैं, ये भाग लेते हैं। भाग लेकर किसे परास्त करते हैं, धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल और प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय को क्या करते हैं, परास्त करते हैं युद्ध में। परास्त करते हैं। ठीक है, देखिए गोविंद तृतीय का एक दूसरा उपलब्धि यह है कि इन्होंने, गोविंद तृतीय ने आपका पल्लव, पांडव, केरल और गंग शासकों के संघ को क्या करते हैं, ये नष्ट करते हैं। देखिए एक समय में पल्लव जो थे, पांडव जो थे और केरल और गंग शासक जो थे, इनका एक संघ था, एक समूह था। यानी इनके ऊपर में कोई आक्रमण करता था तो ये क्या करते थे, उनके ऊपर आक्रमण करते थे। यानी इनका एक एकजुट, एक यूनिटी था। ठीक है, तो इन्होंने क्या करते हैं, आपका गोविंद तृतीय जो है ये क्या करते हैं, आपका इसे समाप्त करते हैं। संघ को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे किसके बारे में, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अमोद वर्ष। तो देखिए अमोद वर्ष को देखिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका अमोद वर्ष को, जो कि अमोद वर्ष कब से कब तक शासन करते हैं, 1814 से लेकर देखिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अमोद वर्ष के बारे में, जो कि 814 ईस्वी से लेकर 878 ईस्वी तक क्या करते हैं, शासन करते हैं। इन्हें भी कई उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो इनका उपाधि को जान लेते हैं हम लोग। इनका उपाधि जो था त्रिंग था। ठीक है, इनका उपाधि जो था वीर नारायण, याद रहेगा आपको वीर नारायण। और तीसरा था आपका सर्वा। ठीक है, ये भी याद रहेगा आपको। तो इन्होंने देखिए जो अमोद वर्ष है, इन्होंने 2 पुस्तक लिखते हैं। ठीक है, पहला पुस्तक का नाम है इनका कवि राजमार्ग।
जो कि कौन सी भाषा में होता है, ये कविराज मार्ग का जो पुस्तक होता है तो कन्नड़ भाषा, कन्नड़ भाषा आपका साउथ में बोली जाती है। ठीक है। दूसरा इनका जो पुस्तक जो था वो पुस्तक का नाम क्या था आपका, रत्ना मालिक। देखिए नाम याद रहेगा, रत्ना मालिक। इनके बारे में कुछ अजीब एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि इनके समय में, इनके साम्राज्य में अकाल छाया था और अकाल छाने के कारण इन्होंने अपना अंगूठा जो है काट कर माता लक्ष्मी को भेंट किया था। ठीक है। तो इस हिसाब से देखा गया कि ये क्या है आपका, भगवान के प्रति इनकी जो आस्था जो है कुछ अंधविश्वास की ओर है। ठीक है। हालांकि इसे कितना सही कहा जा सकता है इस पर मैं ज्यादा प्रेशर नहीं दूंगा। तो ये माना गया कि जो अमोघवर्ष जो थे ये कुशल शासक भी थे। इनका प्रमाण हमें कहां से प्राप्त होता है, तो देखिए 851 ईस्वी में सुलेमान भारत में आते हैं। ठीक है। कब आते हैं, जाहिर सी बात है ये अब विदेशियों का भारत में आगमन स्टार्ट हो गया। 851 ईस्वी में कौन भारत आते हैं, सुलेमान, सुलेमान भारत आते हैं। सुलेमान जब भारत आते हैं तो अमोघवर्ष को ये एक कुशल शासक मानते हैं और मानते हैं कि अमोघवर्ष जो है ये अत्यधिक वीर साहसी एक योद्धा भी है। और इनकी जो तुलना जो है किसके साथ किया जाता है, तो इनका तुलना देखिए किसके साथ किया जाता है, चीन, अरब और रोम के शासकों के साथ किया जाता है, के साथ किया जाता है। देखिए इससे यह प्रमाणित होता है कि ये क्या थे, एक वीर योद्धा होंगे, क्योंकि तब के समय में चीन, अरब और रोम के जो शासक हुआ करते थे वो अत्यधिक वीर थे। तो इनकी तुलना जो है, अमोघवर्ष का जो तुलना जो है कहीं ना कहीं चीन, अरब और रोम के जो शासक जो थे उनके साथ किया जाता है। देखिए इनके बारे में एक और कहानी मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ऐसा माना जाता है कि ये तुंगभद्रा एक नदी है जो कि साउथ में बहती है। तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लिए थे। जल समाधि समझ रहे हैं आप, जल समाधि लिए थे, यानी स्वेच्छा से पानी में जाकर अपना प्राण को त्यागना, उसे कहते हैं जल समाधि। तो ये माना गया कि इतिहास में ऐसा उल्लेख है कि ये तुंगभद्रा नदी में जाकर क्या करते हैं, जल समाधि लेते हैं। शायद इनके शासन के दौरान जो है अकाल छा गया था, जनता की पीड़ा जो है शायद इनसे देखा नहीं गया होगा, तो इससे आहत होकर जनता की तकलीफों को देखकर ये अत्यंत आहत होते हैं और ये तुंगभद्रा नदी में जाकर जल समाधि ले लेते हैं। ठीक है। तो मैं चाहूंगा इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम, अच्छा इनका एक और उपलब्धि है। ठीक है, मैं वो भी बता देना चाहूंगा। इनके समय में यानी अमोघवर्ष के समय में मखमल कपड़ा का विकास हुआ था। यानी ऐसा कहा जाता है कि इनके समय में मखमल कपड़ा की जो बनाने की जो शैलियां जो थी, यानी तकनीक जो था वो अत्यधिक सटीक तकनीक था मखमल कपड़ा का। मखमल कपड़ा जानते हैं कैसा कपड़ा होता है, एक प्रकार का अत्यधिक मुलायम कपड़ा होता है और काफी कॉस्टली कपड़ा होता है। ठीक है। तो इनके समय में मखमल कपड़ा बनाने का जो तरीका जो था, जो तकनीक जो था, वो अत्यधिक डेवलप तकनीक था। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि इनका जो मखमल का जो
कपड़ा है, यानी जो एक साड़ी को एक रिंग से निकाला जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये था कि इनका जो तकनीक जो था तब के समय में, यह अत्यधिक डेवलप था। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है। तो मैं चाहूंगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस तरह से आप देखें, मैं कृष्णा प्रथम, ध्रुवा, गोविंदा, अमोदवर्ष, इन 4 शासकों के बारे में मैं डिस्कस किया। ठीक है, ये चारों आपका एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। ये कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय जो हैं, ये भी शासक थे, लेकिन ये इनकी उपलब्धियां देखा जाए तो उतना नहीं है जितना कि इनका था। इसीलिए एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो इनका डिस्कस करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता है। बेकार में डिस्कस करके मैं समय को और वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक। ठीक है, देखिए, राष्ट्रकूट वंश के कई प्रसिद्ध शासक हुए, जिसमें से कृष्णा प्रथम, ध्रुवा, गोविंद और अमोदवर्ष जो थे वो प्रमुख थे। यानी इनकी उपलब्धियां जो है अत्यधिक था परीक्षा के नजर से देखा जाए तो। उस हिसाब से इनसे संबंधित आपका परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी कृष्णा द्वितीय और इंद्र तृतीय जो है, इनसे संबंधित उतना परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाता है, इसीलिए मैं इनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट चलता हूँ कृष्णा तृतीय के ऊपर में। तो देखिए, ये क्या थे? अंतिम शासक थे। कृष्णा तृतीय क्या थे? ये आपका अंतिम शासक थे। किसका? राष्ट्रकूट वंशों का। ठीक है, इनका जो दरबार में एक कवि रहते थे, उनका नाम क्या था? इनका दरबारी कवि कौन थे आपका? तो पूर्ण थे। ठीक है, पूर्ण इनका क्या थे? एक दरबारी कवि थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना किया था। इन्होंने क्या किया था? शांति पुराण का रचना किया था। ठीक है, देखिए, दूसरी तरफ हम ये जानते हैं, राष्ट्रकूट वंश से जो संबंधित जो है एलोरा और एलिफेंटा का गुफा मंदिरों का निर्माण किसने किया था आपका? तो जाहिर सी बात है, राष्ट्रकूट वंश का शासकों ने। मैं आपको थोड़ा देर पहले ही बताया मैं कि ध्रुव ने आपका एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये देखा कि गुफा जो मंदिर जो है, इस गुफा मंदिर जो है आपका लगभग कितना है टोटल आपका देखा जाए तो कुल 34 है आपका। ठीक है, जिसमें से आपका 12 गुफा मंदिर जो है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और गुफा नंबर आपका 13 से 19 तक जो गुफा है वो किससे संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू धर्म से संबंधित है। वहीं आपका देखा गया गुफा नंबर 30 से लेकर 34 तक जो गुफा मंदिर है किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या देखा गया आपका कि आपका राष्ट्रकूट वंश में आपका शैव धर्म, शाक्त धर्म, जैन, बौद्ध, धर्म का
प्रचार प्रसार होता है। यानी राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे, तो आपका कहीं ना कहीं देखा गया शिव धर्म, शाक मतलब देवी का, ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उपासक रहे होंगे, ठीक है, और इनके समय में इन सब धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। अच्छा, दूसरी नंबर एक और इम्पोर्टेंट बन जाता है कि इनके समय में आपका यानी कृष्णा तृतीय के समय में देखा गया कि आपका मुसलमानों का भारत में आगमन होता है, ठीक है। किसके समय में? आपका कृष्णा तृतीय के समय में मुसलमानों का भारत में आगमन होता है। और ये लोग क्या करते हैं? व्यापार करने के लिए और धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं। कौन? राष्ट्रकूट वंश। व्यापार और धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से मैं राष्ट्रकूट वंश से संबंधित मैं संक्षेप में उन्हीं तत्वों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं, जो कि आपका एग्जाम के नजर से देखा जाए तो अत्यधिक इंपॉर्टेंट था। हालांकि देखिए, यहाँ से आपका परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, इस हिसाब से देखा जाए आपका ये अत्यधिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप इनके बारे में, इन 4 शासकों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, जो कि परीक्षा के नजर से देखा जाए तो अत्यधिक इंपॉर्टेंट शासक है ये राष्ट्रकूट वंशों के बारे में, ठीक है। और मैं आशा करता हूं अब तक यदि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अब तक कर चुके होंगे, और लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए। देखिए, विशेषकर आप कमेंट और लाइक अवश्य कीजिए। देखिए, आपके लाइक और कमेंट जो है मेरे लिए अति मायने रखता है, और कहीं ना कहीं क्लास के दौरान कुछ कमियां यदि आपको नजर आता है या आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अवश्य सुझाव दीजिए, उस पर मैं अमल करने का अपने ओर से हर संभव प्रयास करूंगा। तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद।